दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 है। और इसके एक और पार्ट आएगा पार्ट 4, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्दर जो भी इसके फर्दर कंपोनेंट्स उसको डिस्कस किया था। अब हमारा जो पार्ट है वो है पैनक्रिया। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, तो इसका जो जनरल अगर मतलब फिजियोलॉजी देखें तो इसका जो इट्स अ पेल ग्रे। ठीक है, मतलब इसका कलर बताया गया है। फिर रेस्ट्रो पेरिटोनल ग्लैंड होता है ये, और इसकी जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो थिकनेस होती है अराउंड 2.5 सेंटीमीटर, विच इसका वेट जो होता है अराउंड 60 ग्राम। ठीक है, तो इसका जनरल जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो है। ठीक है, और इसका पोजीशन देख लेते हैं। इट इज सिचुएटेड इनटू द एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपो कॉन्ड्रिया रीजन के पास होता है। ठीक है, इसका जनरल लोकेशन था ये, और ये आपका था इसका साइज एंड लेंथ। ठीक है, पेनकेक कंसिस्ट ऑफ हेड, अ बॉडी एंड अ टेल। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी टेल पार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, ये हेड है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखना चाहेंगे। ठीक है, और बॉडी जो इसका पड़ेगा ये पर्टिकुलर पार्ट को बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। ओके, सो जो इसका हेड होता है वो एक्सपैंड करता है पोर्शन विच लाई इनटू द कर्व ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, सॉरी डोडेनम। ओके, और उसके बाद जो इसका सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पेनक्रिया इज द बॉडी एंड टैरपिंग एंड इज टेल। तो अगर इसका जनरल डेफिनेशन ऑफ द टेल इज द टैरपिंग एंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज टेल। सो ये इसका टेल है। ठीक है, और जो इसका सेंट्रल पोजीशन है और पेनक्रिया का उसको बॉडी कहते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रिया क्या होता है। पेनक्रिया इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो एक्सोक्राइन पेनक्रिया होता है इट कंसिस्ट ऑफ 99% पार्ट ऑफ द पेनक्रिया इज एक्सोक्राइन एंड रिमेनिंग 1% इज एंडोक्राइन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका जनरल जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा कहीं पे। और फिर जो पेनक्रिया होता है, पेनक्रिया का जो एक्सोक्राइन पेनक्रिया है कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स। तो जो एक्सोक्राइन पेनक्रिया होता है उसको लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स के पास होता है। ओके, और इसको हम लोग आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, और कनेक्ट और कॉन्सेंट्रेटेड इन दी टेल्स पोर्शन ऑफ द पेनक्रिया। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन अगर देखा जाए तो बेसिकली टेल पार्ट में होता है। फिर लोब्यूल्स आर मेड अप ऑफ न्यूमरस स्मॉल एल्वोलाई दैट इज़। ठीक है, और इसको हम एसिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो न्यूमरस और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एल्वोलाई से बना होता है तो उसको लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, द सेल विद इन एक्नी और एल्वोलाई कॉल्ड एज एसिनर सेल विच सेपरेट पेनक्रियाटिक विच सीक्रेट पेनक्रेटिक जूस। तो अब जो पेनक्रेटिक जूस आता है वो कहाँ से आता है, पर्टिकुलर सेल से आता है। तो जो उसका नाम है वो पर्टिकुलर सेल का वो ये है। ठीक है, एक्नियर। ठीक है, लोब्यूल्स ड्रेन देयर सेक्शन बाय टाइनी डग विच यूनाइट टू फॉर्म अ पेनक्रेटिक डक्ट और डक्ट ऑफ अ विट्संग। ठीक है, तो पेनक्रेटिक डक्ट जो होता है वो क्या करता है, लोब्यूल ड्रेन देयर सिक्रेशन बाय टाइनी डक्ट विच यूनाइट इन द फॉर्म इन यूनाइट टू फॉर्म पेनक्रेटिक डक्ट। तो ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये यूनाइट होकर जो टाइनी डक्ट बनाते हैं उसको पेनक्रेटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, जस्ट बिफोर एंटरिंग द डोडेनम द पेनक्रेटिक डक्ट जॉइन द कॉमन बाइल गट टू फॉर्म द हेप्टो पेनक्रियाटिक एम्पुला। ठीक है, तो बिफोर ज्वाइनिंग दी डोडेनम द पेनक्रेटिक डक्ट होता है वो क्या करता है, वो ज्वाइन कर लेता है कॉमन बाइल गट्स को। ठीक है, तो वाटर एम्पुला ओपन इनटू द डोडेनम बाय द हेप्टो पेनक्रियाटिक स्पिंचर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिंचर ऑफ ओडी। ओके, जनरल कॉमन टर्म इसका यूज़ किया गया है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, तो दैट इज एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रिया। ठीक है, स्कैटर्ड थ्रू आउट द exocrine glandular tissue are masses of cell called as isolate of Langerhans। ठीक, इसको ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, द आइसोलेट ऑफ Langerhans कंटेन अल्फा बीटा डेल्टा सेल विच सिक्रेट हार्मोन्स। तो दिस पर्टिकुलर जो आपके सेल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है द सोर सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स। ठीक है, पेनक्रेटिक जूस का जो वॉल्यूम होता है पर डे तो वो होता है अराउंड 1200 to 500 ml पर डे इन दी वॉल्यूम। ठीक है, जो उसका पीएच होता है अल्कलाइन इन नेचर होता है, दैट मीन्स द पीएच विल बी अबव 7। ठीक है, तो इसका जो पीएच रेंज होता है वो होता है 8 to 8.9 ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3। ओके, फिर पेनक्रेटिक एंजाइम इन द पेनक्रेटिक जूस। तो अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं पेनक्रेटिक जूस में वो देख लेते हैं। तो प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है आपका पर्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके लिए प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है एक ट्रिप्सोजिन। ठीक है, विच कन्वर्ट टू एक्टो ट्रिप्सन बाय द
एंटरकाइनस और एंट्रोपेप्टिडेज, ठीक है। पर्टिकुलर जो एंजाइम होता है ये कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन को, ठीक है, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंड द trypsinogen converts the active form of cryptosine and cryptosine by the trypsin. Both trypsin and chymotrypsin digest protein and form amino acids. Okay, तो ये इनका जब डाइजेशन होता है वो फॉर्म करता है अमीनो एसिड। तो इसको क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्ट होते हैं सिंपलर फॉर्म में, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। कोलेजेंस होता है, क्या होता है कोलेजन का मतलब होता है दैट इज समथिंग विच इज डाइजेस्ट कोलेजन फाइबर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेजेंस, और जो इलास्टेस होता है डाइजेस्ट इलास्टिक फाइबर, ओके। उसके बाद आपका आता है कार्बो ऑक्सी पेप्टिडेस दैट ब्रेक टर्मिनल बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन। तो ये जो एंजाइम होता है कार्बो ऑक्सी पेप्टिडेस ये ब्रेक करते हैं टर्मिनल एंड ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फिट डाइजेस्टिंग लिपोलाइटिक एंजाइम दैट इज पेनक्रियाटिक लिपेज पावरफुल लिपोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फैट का दैट इज आपका वो क्या होता है आपका ये ट्राइग्लिसराइड जो होता है ग्लिसराइड होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, और उसको बना देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फॉस्फोलाइपेज डाइजेस्ट करता है फॉस्फोलिपिड को, कंपोनेंट ऑफ फैट। ये कंपोनेंट ऑफ फैट होता है जैसे कि डाइजेस्ट करता है आपको फॉस्फोलिपेज लाइपेज सॉरी, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आपके अगर हम देखते हैं तो पेनक्रियाटिक एमाइलेट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू द ओलिगोसैकेराइड अ कंपाउंड मेड अप ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ अ मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है, डाइसैकेराइड एंड मोनोसेक्राइड। तो ये जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ठीक है, उनके सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा होगा, राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये था आपका पूरा। तो ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सच है ट्राइप्सिन और क्राइमोट्राइप्सिन आर प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं इन पेनक्रिया एज अ ट्राइप्सिजन एंड cryptopsin so do not digest cell of the pancreas, तो एज दे आर इन इनएक्टिव नेचर तो वो डाइजेस्ट अपने पेनक्रिया के सेल को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है टॉप डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है लीवर, ठीक है। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर, और उसका जो वेट होता है अराउंड 1.4 kg इन एवरेज एडल्ट, ठीक है। आफ्टर द स्किन इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो स्किन के बाद ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ठीक है। सिचुएटेड मेनली इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियाटिक रीजन एंड स्मॉल पार्ट इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल प्लेविक कैविटी, ओके। सो ये आपका लीवर का जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। राइट लोब है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट लोब है, ठीक है, और यहाँ पे गैल ब्लैडर सिचुएटेड है, ठीक है। बाकी इसके जो फर्दर ऑर्गन्स है यहाँ पे मेंशनड है, ठीक है। द लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू प्रिंसिपल रीजन बाय बाय फेल्सीफॉर्म, ठीक है, लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट से डिवाइड होता है ये, ठीक है, दो पार्ट में। अ फोल्ड ऑफ अ पेरिटोनम अ लार्ज राइट लोब एंड द लेफ्ट राइट एंड द स्मॉल लेफ्ट लोब। तो जो राइट वाला लोब होता है बड़ा होता है और जो लेफ्ट लोब होता है वो छोटा होता है। बाय द सम ऑफ द एंटोमिस्ट लार्ज राइट लोब अगेन डिवाइड इन टू द इंफीरियर एक्वागेट लोब एंड द पोस्टीरियर क्वाडेट लोब, ठीक है। तो फर्दर डिवीजन होता है इसका आपके राइट लोब का दो पार्ट में, ठीक है, इंफीरियर के बेसिस पे और पोस्टीरियर के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे उसका, ठीक है। इन द फ्री बॉर्डर ऑफ द फेलिसोफॉर्म लिगामेंट इज द लिगामेंटम टियर और राउंड लिगामेंट विच इज रिमेंट ऑफ द umbilical vein of the fetus। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, द लोब ऑफ द लीवर आर मेड अप ऑफ मेनी फंक्शन यूनिट कॉल्ड एज लोब्स, ठीक है, लोब्यूल सॉरी। 5000 से लेके 1 लाख तक के लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लोब से बने होते हैं, और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर होते हैं, ओके। फिर जो लोब्यूल्स आर द 6 साइड स्ट्रक्चर हेक्सागोनल इन द नेचर विच मेड बाय द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल कॉल्ड हेप्टासाइटोसाइट, ठीक है। और जो ये हेपाटोसाइट्स होते हैं, इन लोब्यूल्स जो होते हैं अरेंज इन द पेयर ऑफ द कॉलम, ये कॉलम के पेयर में अरेंज होते हैं, और इनका जो रेडिएट करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल वेन्स, ओके। तो आपका स्ट्रक्चर
हेपेटोसाइट सीक्रेट्स बाइल विच ड्रेन्स इनटू द बाइल, दैट इज बाइल कैनालक्यूली, ठीक है, द स्मॉल कैनाल, ओके। और इसमें ईच कॉलम ऑफ द हेपेटोसाइट्स हैड ब्लड साइनोइड्स ऑन द वन साइड एंड बाइल कैनालाइसिस ऑन द अदर साइड। तो इनका जो जनरल अरेंजमेंट होता है वो एक साइड में आपका होता है ब्लड का साइनोइड और एक दूसरे साइड में होता है बाइल का, ठीक है। लार्ज permeable capillary often lined with macrophage that, ठीक है, found in the organs such as the livers, bone marrow, adrenal gland are called as sinusoids, ठीक है। तो ये जनरल जो इनका जो लार्ज जो परमिएबल कैपिलरीज होते हैं ऑफन लाइन की जाती हैं किससे, माइक्रोफैज से, ठीक है। और फाउंड कहाँ पे होती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लीवर हो गया, बोन नैरो हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, तो इनको हम लोग साइनोसाइड्स भी कहते हैं, ठीक है, इन जनरल टर्म्स। उसके बाद आपका आता है इन लीवर साइनोसाइड्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ कैपिलरीज, ओके। कैपिलरीज के प्लेस पे साइनोसाइड्स होते हैं। और जो आपके ये हैप्टिक मैक्रोफेज होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं WBC को, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को, एंड बैक्टीरिया एंटर इनटू द लिवर थ्रू दी पोर्टल वेन। अगर कोई भी बैक्टीरिया जो कि पैथोजेंस इसके थ्रू एंटर करते हैं और इवन डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन। ईच लोब्यूल्स हैज़ अ सेंट्रल वेन विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ऑल द साइनोइड्स ऑफ द लोब्यूल्स। तो इनके पास एक सेंट्रल वेन होता है जो कि क्या क्या काम करता है, ब्लड कलेक्ट करने का फ्रॉम दी डिफरेंट साइनोइड्स ऑफ द ऑल दी लोब्स, ठीक है, लोब्यूल्स, ओके। द सेंट्रल वेन इवेंचुअली फॉर्म हैप्टिक वेन विच एम्प्टी इनटू द इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें होता है कि कैनालिकुली जो इवेंचुअली फॉर्म्स राइट एंड लेफ्ट हैप्टिक डक्ट। तो जो कैनालिकुली होती है ये लेफ्ट और राइट जो वेंट्रिकल होते हैं उसको वेंट्रिकल ऑफ द डक्ट को फॉर्म करते हैं। ईच लोब्यूल इज सराउंडेड बाय मैनी पोर्टल ट्रेट्स। जो ईच लोब्यूल्स होते हैं उनके पास काफ़ी सारे पोर्टल ट्रेट्स होते हैं। ईच पोर्टल ट्रेट्स कंसिस्ट ऑफ अ ब्रांच ऑफ द हेप्टिक आर्टरी एंड अ ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द बाइल डक्ट्स। तो ये जनरल तीन इनके अरेंजमेंट मतलब कंसिस्ट करते हैं, मतलब कंटेन करते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ द हेप्टिक आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ द बाइल डक्ट्स। जो इसमें बाइल का फ्लो कैसे होता है, तो बाइल का फ्लो लीवर में कैसे होता है, बाइल कैनिकुली जो होता है स्मॉलेस्ट बाइल डक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस यहाँ से जो आपका जो बाइल कैनिकुली से निकलता है आपका बाइल, फिर वो बाइल डक्टूल्स में जाता है, फिर बाइल डक्ट्स में जाता है, फिर वो वहाँ से राइट एंड लेफ्ट हैप्टिक डक्ट्स में जाता है, फिर वहाँ से मूव करता है कॉमन हैप्टिक डक्ट विच इज जॉइंट टू दिस सिस्टिक डक्ट ऑफ द गैल ब्लैडर एंड फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। फिर इन सभी से का एट द एंड ये जाता है बाइल के कॉमन डक्ट्स में, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन और एंट्रोहैप्टिक सर्कुलेशन, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इन द पोर्टल सर्कुलेशन वेनस ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम पैनक्रियास स्प्लीन to pass through a secondary capillary bed that is haptic cyanoids in the liver before entering into the IVC। अगर लास्ट जो इसका जो एंटिंग होती है वो कहाँ जाती है, वो IVC से जाती है, लेकिन उससे पहले ये पोर्टल सर्कुलेशन करता है, ठीक है, कैपिलरीज के ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के, और फिर वो पास करता है सेकेंडरी कैपिलरी बेड्स में, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल। अब इसेंशियल जरूरी क्यों है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन ऑब्जर्व बाय डाइजेस्टिव सिस्टम मस्ट फर्स्ट गो टू द लीवर, ठीक है। पहले लीवर में जाना जरूरी होता है, इसीलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व हुए होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। पोर्टेबल वेन्स, पोर्टेबल जो वेन्स है इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 5 वेन्स। ये 5 वेन के कंप्लीशन से बनता है, ठीक है। पहला आता है आपका स्प्लेनिक वेन, ठीक है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन और साइटिक वेन। ये 5 टाइप के पोर्टल वेन्स होते हैं। तो इनका जो जनरल जो स्प्लेनिक वेन होता है वो ड्रेन ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन एंड पैनक्रिया, ये इन दोनों ऑर्गन से ब्लड को ड्रेन करता है, ठीक है। ओके उसके बाद जो इन्फीरियर मेंस्ट्रिक जो वेन्स होती है वो ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। ट्रांसफर कॉलन से ब्लड को ड्रेन करती हैं, डिसेंडिंग कॉलन एंड द रेक्टम। जबकि जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स होती हैं वो ब्लड को ड्रेन करती है। ड्रेन द ब्लड कहाँ से करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग से करता है इसलिए इन्फीरियर, असेंडिंग से करता है इसलिए आपका सुपीरियर कॉलन एंड द ट्रांसफर कॉलन, ठीक है। जो गैस्ट्रिक वेन होता है ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द स्टमक, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। साइटिक वेन जो होता है ड्रेन करता है ब्लड फ्रॉम द गैल ब्लैडर, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ बाइल कितना होता है,
इसमें वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 500 से लेके आपका 1000 ml तक पर डे के हिसाब से। तो कंपोजिशन ऑफ बाइल का क्या होता है, बाइल किससे बना होता है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो कंपोजिशन ऑफ बाइल होता है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ मेड अप ऑफ द वाटर, मिनरल, म्यूकस, बाइल पिगमेंट, ठीक है। बाइल सॉल्ट से बना होता है, ठीक है, म्यूकस से बना होता है, ठीक है। बाइल एसिड और कॉम्प्लेक्स एसिड डेट ऑकर एज अ सॉल्ट इन दी बाइल। तो ये बाइल जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स एसिड होते हैं, ठीक है, और ये इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट होते हैं, ठीक है। इट रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू बी यूज्ड अगेन बाय द लीवर, सो द सर्कुलेशन ऑफ द बाइल एसिड इज कॉल्ड एज एंट्रोहेप्टिक सर्कुलेशन। तो ये रीअब्जॉर्ब जो ऑब्जॉर्व किए जाते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू बी यूज्ड अगेन बाय द लीवर, से दोबारा से ऑब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर वापस से यूज़ किए जाते हैं लीवर से फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द बाइल एसिड, इसीलिए इसको एंट्रोहेप्टिक सर्कुलेशन भी कहा जाता है। बाइल डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं करते, इट इज़ कॉल्ड ए स्यूडो डाइजेस्टिव जूस, इसीलिए को स्यूडो डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। बाइल सॉल्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्पिंग इन अ फैट डाइजेशन थ्रू द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू द सिंपलर फॉर्म फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। द बाइल सॉल्ट इन द इंटेस्टाइन काइम सराउंड फैटी एसिड एंड फॉर्मिंग टाइनी स्पीयर कॉल्ड माइसील्स, ठीक है। माइसिल्स आर इसेंशियल फ्रॉम द फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैटी एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द टर्मिनल जो इलम होता है, मोस्ट ऑफ द बाइल सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड एंड रिटर्न टू द लीवर बाय द पोर्टल वेन। ये इलम जो होता है इसको रिस्पॉन्सिबल होता है फिर वो ऑब्जॉर्व करने के लिए बाइल सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्व करने के लिए, और फिर वो रिटर्न कर देता है टू दी लीवर बाय द हेल्प ऑफ द पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लीवर क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीवर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्टिव ऑर्गन, बहुत ही एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली वर्क करता है। क्या करता है, कन्वर्जन करता है ग्लूकोज का टू द ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, ठीक है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एंड ऑल्सो प्ले अ विटुअल रोल इन मोस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन का भी रोल परफॉर्म करता है लीवर। डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोस लाइक कफलर सेल्स, अ टाइप ऑफ फिक्स्ड माइक्रोफेज इन दी साइनोइड्स। तो ये डिफेंसिव रोल भी प्ले करता है, इम्यून भी करता है बॉडी को। डिटॉक्सिफिकेशन का ड्रग टॉक्सिन और द इथेनॉल, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी कैरी आउट करता है अगर आप कोई ड्रग्स और अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए करता है लीवर फ्रॉम दी कैरोटीन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द हीट बाय द हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अगर आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं किसी चीज़ का तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन हीट का भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंसिडर एज अ हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, तो इसको हम एज अ हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ द फेट सॉल्युबल विटामिन, जो भी फेट सॉल्युबल विटामिन होती है जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, आयरन, ये सबको ये स्टोर करता है, ठीक है। इवन ये आयरन को, क्यूपर को एंड सम वाटर सॉल्युबल विटामिन को भी जैसे कि विटामिन B12 को भी स्टोर करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट बाय द बाइल प्रोडक्शन, तो ये बाय द बाइल प्रोडक्शन की हेल्प से ये इमल्सिफिकेशन भी करता है, ठीक है। और ये हेप्टोसाइटिक रिमूव अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2, ठीक है, फ्रॉम द अमीनो एसिड एंड कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया इनटू द लेग टॉक्सिक यूरिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये टॉक्सिक जैसे कि अमीनो ग्रुप को कन्वर्ट करता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में जो कि यूरिया होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका ऑर्गन आता है गैल ब्लैडर, ठीक है। गैल ब्लैडर क्या होता है, गैल ब्लैडर इज अ pear shaped gray blue sac that has capacity of approximately 50 ml and store bile from the liver, 50 ml bile from the liver store करता है। in the gallbladder bile is concentrated by the removal of water, bile is concentrated by the removal of water। तो इसका जो concentration होता है वो मेनली लुक फॉरवर्ड करता है फॉर द रिमूवल ऑफ द वाटर। द फैट फूड एंड और एसिड इन द डोडेनम स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ द हार्मोन लाइक कोलिसाइटोकाइन, ठीक है, जिसका नाम है CCK, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन की प्रोड्यूस हो, और ठीक है, विच देन कॉज द गैल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश इट बाइल आउट थ्रू 4 सेंटीमीटर दैट इज़ 1.5 इंच लॉन्ग सिस्टिक डक्ट। तो ये इसकी वजह से गैल ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइल जूस को पुश करता है, ठीक है, ताकि वो प्रोड्यूस हो। उसके बाद आता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर इज जो है कि एक पर्टिकुलर मतलब अगर जो GIT ट्रैक में एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर अल्सर हो सकता है, ठीक है।
अल्सर अगर आप देखा जाए तो इरोजन इन एनी जीआईटी ट्रैक और अल्सरेशन, ठीक है, इसोफिगस में होता है, स्टमक, डुओडेनम और जैजनम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डेट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द गैस्ट्रिक जूस स्पेशली एचसीएल एंड पेप्सिन, ठीक है। तो इनकी वजह से जो भी इरोजन होता है पर्टिकुलर जीआईटी के ऑर्गन्स को, तो उसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अल्सर में बी रेफर्ड एज अ इसोफेगल, गैस्ट्रिक और डिओडेनल अल्सर डिपेंडिंग अपॉन इट लोकेशन। तो लोकेशन के बेस पे हम अलग अलग काइंड के अल्सर्स हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर आर गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर। तो जो दो कॉमन है वो ये दो कॉमन अल्सर हैं, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी कैसे होती है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है किसका, गैस्ट्रिक जूस का, बाय दी किसकी स्टिमुलस की वजह से होता है, बाय द इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व। वेगस नर्व की जो स्टिमुलेशन होता है बढ़ जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ पेरिटियल सेल टू सीक्रेट एसिड। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज और कैपेसिटी ऑफ पेरिटियल सेल टू सीक्रेट एसिड का भी काम हो जाता है। इम्पेयर म्यूकल बैरियर प्रोटेक्शन का भी जो इटोलॉजी का देखा जा सकता है। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर ये क्या क्या होते हैं जिसको से पर्टिकुलर होता है? तो यूज़ ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है, फिर फिर काफ़ी सारे स्टेरॉइड का लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और अल्सोरोजेनिक ड्रग्स लाइक एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सो इट नेवर एम्प्टी द स्टमक, जिसकी वजह से खाली नहीं होता, तो ये पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इन्फेक्शन ऑफ हेलिसोबैक्टर पॉलरी बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव नेचर होता है। और ये क्या कॉज करता है? पेप्टिक अल्सर इन द सम पेशेंट, गैस्ट्रिक कैंसर भी कॉज करने का इसका मतलब देखा गया है केसेस में, ठीक है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टाइप लिम्फोमस, ठीक है, एक तरीके का कैंसर कॉज करता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ओ को कॉमनली देखा जाता है, ठीक है, अगर किसी की हिस्ट्री है तो उनको भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है इसमें एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ ए गैस्ट्रिन हो जाता है फ्रॉम द ट्यूमर ऑफ द पैनक्रियाटिक आइसलेट विच कॉजेज एक्सक्यूसिव सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें क्या होता है, जोल्जिंगर एल्सिनो सिंड्रोम होता है जिसको ZES कहते हैं। तो इसमें ना जो सिक्रेशन होता है एबनॉर्मल सिक्रेशन होता है किसका, गैस्ट्रिन का, ठीक है, फ्रॉम द पैनक्रियाटिक आइसलेट विच कॉज एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। स्ट्रेस के कारण भी स्पेशली होता है, ठीक है। और फिर कर्लिंग अल्सर होता है, क्रशिंग एक होता है कसिंग अल्सर, ठीक है। कर्लिंग अल्सर अल्सर में क्या होता है कि अल्सर कॉज्ड बाय द सॉफ्ट बर्न, ठीक है, इससे जलन होती है, ठीक है। और जो क्रशिंग अल्सर होता है अल्सर कॉज्ड बाय द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, इसका एसिड बढ़ता है डेट ड्यू टू वेगस नर्व स्टिमुलेशन इन इंक्रीज्ड आईपीसी ड्यूरिंग द हेड इंजरी कॉजेस। ये हेड इंजरी के टाइम पे होता है। क्रोन्स डिसीज और रीजनल एंट्रिटीज जो होती हैं, क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन डिसीज होती है यूजली इन द टर्मिनल इलनेस, ठीक है। और इसका हम देखते हैं क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि ग्रोनिंग शेप पेन इन द लेफ्ट ऑफ द मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, 30 से 60 मिनट आफ्टर ईटिंग के देखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें हेमेटेमेसिस होता है, ब्लड ओमिटिंग होता है, मतलब कि आपके ओमिटिंग में ब्लड की ट्रेसेस देखे जाते हैं, नोइसा हो जाएगा और ओमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। ड्यूनल अल्सर जो ड्यूडेनल अल्सर होता है उसमें क्या होता है, बर्निंग पेन इन द मिड एबिस्ट्रिक रीजन, और ये 1.5 से 3 घंटे आफ्टर खाना खाने के बाद आपके, और नाइट में भी और दिन में भी होता है। और ये ऑफन अवेकन द क्लाइंट, ठीक है। मेलिनिया हो जाता है, ब्लैक टेरी स्टूल होता है आपके, काला जो स्टूल होता है ड्यू टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द जीआईटी। इसमें ब्लीडिंग होने के कारण जो अपर पार्ट में आपके ब्लैक कलर का स्टूल प्रोड्यूस हुआ। पेन रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग, तो जो पेन आपका कम हो जाता है आफ्टर ईटिंग, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है उसमें, इसमें हो जाएगा आपका हेमोरेजेस हो जाता है, परफॉर्मेट, इसमें आपका जो होता है परफोरेशन हो जाता है, पॉलिरिस ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द फैब्रियस स्कैर टिश्यू फॉर्मेशन। तो इसमें फैब्रियस जो टिश्यू होते हैं वो स्कार बना लेते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इंडोस्कोपी करना पड़ता है, सबसे कॉमन जो प्रोसीजर होता है। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोसा करना पड़ता है। मैनेजमेंट कैसे करना होगा इसका, मैनेजमेंट में होता है एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट ब्लैंड फीडिंग करना होता है, कम कम खाना होता है, और लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं खाना होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन दी कि कितनी कितनी इनटेक एडवाइस की गई। एडवाइस टू अवॉइड यूज़ ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग तो एकदम नहीं करनी होती है, ठीक है। अल्कोहल, कैफीन, एस्पिरिन और जो ड्रग्स के हैं, चॉकलेट्स हैं, फिर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स नहीं इनटेक करने होते। प्रोवाइड एक्टिवेट रेस्ट और रिड्यूस स्ट्रेस, तो ये दो कॉमन चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है।
मेडिकल मैनेजमेंट कैसा होता है वो देख लेते हैं। फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द मेडिकेशन आर यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो इसमें हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का यूज़ किया जाता है। क्या करता है, सप्रेस करता है द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। कैसे करता है, बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द हिस्टामाइन ऑन द H2 रिसेप्टर ऑफ द गैस्ट्रिक लैंड। एग्जाम्पल क्या है इसका, फेमोटो फेमो फेमोटिडाइन, ठीक है, रेनिटिडाइन, ठीक है। काफ़ी सारे अलग अलग ड्रग्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का के तरीके से को यूज़ करके किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सप्रेस करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन के। एग्जांपल में अगर आपको कुछ मेडिसिन का नाम अगर देखा जाए तो एमीपेराजोल हो जाता है, फिर पेंटोपेराजोल हो जाता है, और भी हैं, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। फिर एंटा एसिड का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज द ऑलरेडी प्रेजेंट गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक। एग्जाम्पल के देख लेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। म्यूकस बैरियर को यूज़ किया जाता है टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द एसिड एंड द पेप्सिन। एग्जाम्पल के तरफ देखें तो स्यूकैरल फेट को यूज़ किया जाता है। फिर एंटीबायोटिक की थेरेपी यूज़ की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टू ट्रीट हेलिकोबैक्टर पोलिफोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल में देख लें कैलरी थ्रो थ्रोमाइसिन, ठीक है, और एजिथ्रोमाइसिन का भी यूज़ किया जाता है। फिर काफ़ी सारा इसका जो मेडिकेशन जो होता है वो कैसे होता है, वो डिपेंड करता है कि आप एडल्ट हैं कि आपकी एज क्या है, ठीक है, और किस तरीके का सिम्टम्स है। ये फिर आपकी मेडिकल एडवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है। फिर उसको लैंडिन, ठीक है, इट सप्रेस द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक। एग्जाम्पल मिजोप्रोस्टॉल, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट कब करना पड़ता है, जब आपका ये केस बहुत ही एक्सेसिव हो जाएगा या तो फिर विद इन दी रेंज ना हो, ठीक है। तो इट इज़ दी यूजफुल द सर्जिकल मैनेजमेंट, इट इज़ यूजफुल इन अनरिस्पॉन्सिव टू द मेडिकेशन ऑफ और इफ हेमरोरेज, ठीक है, परफोरेशन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑकर हो जाएगा तब। अब अनरिस्पॉन्सिव मेडिकेशन को रहेगा तो भाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं करें तो पर्टिकुलर चीज़ करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे फिर इसके बाद आता है आपका वेगोटॉमी, ठीक है। वेगोटॉमी में क्या होता है, सर्जिकल डिवीजन ऑफ अ वेगस नर्व टू एलिमिनेट द वेगल स्टिमुलेशन। अब इसको सर्जिकली एलिमिनेट कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो वेगल स्टिमुलेशन है वो ना हो, ठीक है। टोटल गैस्ट्रिक टोमाइसी, ठीक है, रिमूवल ऑफ द स्टमक इसोफेगस अटैच टू द ड्यूडेनम, ठीक है, इसोफोगो डिडेंटोस्ट्रोमी और दी जेजनम इसोफोगो जिनोस्ट्रोमी, ठीक है। फिर उसके बाद होता है उसके बाद आपका क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्री साइटोमाई, ठीक है। रिमूवल ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द स्टमक करना पड़ता है। फिर बिल्थ्रो 1, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडियोडेंडोस्ट्रोमी कहते हैं इसको। रिमूवल ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है, डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक को निकाल दिया जाता है। द रिमाइंडर ऑफ द स्टमक इज एस्ट्रोमोस्ट टू दी ड्यूडेनम, ठीक है। फिर बिल्थ्रो 2 होता है, जिसको क्या होता है पार्शियल, और फिर गैस्ट्रिक साइटोमी करते हैं, विच रिमेनिंग सेगमेंट जो होता है आपका जेजुनम का, उसको क्या करते हैं कि उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। पैल्रो पेस्ट्री होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द पाइलोरस टू प्रिवेंट पाइलोरोसिस ऑब्स्ट्रक्शन। फिर पेशेंट को जो फर्दर जो प्रोसेस होते हैं, ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर द पोस्ट ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशन, डंपिंग सिंड्रोम, ब्लीडिंग, डायरिया, और ये सब चीज़ें जो ना हो, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन 12 ना हो, तो ये सब ऑब्जर्व किए जाते हैं। और डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है ये देख लेते हैं। रैपिड एम्पिटिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ द फूड इन द पेशेंट हु हैव अंडरगोर अ पार्शियल गैस्ट्रोसाइटोमी, ठीक है। तो उसमें कि रैपिड एम्पिटी तो नहीं हो रहा है गैस्ट्रिक कंटेंट का, तो वो भी ऑब्जर्व किया जाता है। ग्रुप ऑफ अ साइन सिम्टम अपीयर आफ्टर 30 मिनट्स, खाना खाने के बाद तुरंत आपको ये सिम्टम दिखने लगते हैं, लाइक फीलिंग एब्डोमिनल फुलनेस, ठीक है, क्रैम्पिंग होने लगेगी, न्यूसा हो जाएगा, वॉमिटिंग, वीकनेस, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन हो जाएगा, बॉरबोरी कायमी हो जाएगी, ठीक है, गर्गलिंग साउंड आता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स को हम डंपिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं गैस्ट्रिटिस होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक और गैस्ट्रिक मुकेसा, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिटिक्स, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इसकी जो इटियोलॉजी होती है, रेडिएशन थेरेपी होता है, यूरेनेमिया होता है, ठीक है, इरिटेटेड फूड लाइक स्पाइसी एंड ऑयली फूड, जब जंक फूड खाते हैं हम बाहर के, ठीक है। रेस्ट कॉसेस आज सेम एज द पेप्टिक अल्सर जो कि ऊपर था। तो क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें इंडाइजेशन होता है किसका,
सिम्टम्स इसमें ऐसे फुलनेस, इरिटेशन, ब्लोटिंग, नोएसा एंड एनोरेक्सिया होता है, ठीक है। मतलब आपकी इंडाइजेशन का सबसे मेन रीज़न होता है इसमें ब्लीचिंग एंड द इरिटेशन और बर्पिंग, एक्सप्लोजन ऑफ द गैस थ्रू द माउथ, जो आपको डकार आती है खाना खाने के बाद, और या तो जब खाना खा लेते हैं उसके बाद जो बेसिकली आपको खाना खाने के आधे एक घंटे के बाद जो आपको मतलब जिससे कि आपको डिस्कम्फर्टेबल जो हिकअप्स आते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, पेट में दर्द होगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 होगी, हार्ट बर्न होगा, ठीक है। सोर टेस्ट इन द माउथ होगा, हिकअपिंग होगा, जो मैंने बताया आपको, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि इसके सिम्टम्स होती है। मैनेजमेंट कैसे करना होता है, विद इन द फोल्ड विथ होल्ड फूड की जो कैपेसिटी इंटेक करनी है उसको कम कर दें, फ्लूइड अंटिल द सिम्टम सबसाइड। तो फ्लूइड की भी सिम्टम फ्लूइड अंटिल द विथ इन फूड एंड फ्लूइड की जो इंटेक होती है इसको कम करना। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड इरिटेटिंग फूड, जंक फूड को अवॉइड करना होता है, और फ्लूइड्स को भी। एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12, तो ये डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। जो ड्रग्स होते हैं सेम एज द, जैसे कि ऑलरेडी मेंशन किए थे पेप्टिक अल्सर में, वही होंगे, ठीक है। जो सेकंड है, जो अब फर्दर जो हमें देखना है वो अपेंडिसाइटिस होती है, ठीक है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। मोर प्रिवेलेंट किसके होती है, एज जो उसकी होती है 20 to 30 ईयर्स के बीच में। एटियोलॉजी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन बाय द फीकल लीथ, ठीक है, फीकल स्टोन डेट ऑक्यूलेट द ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। और इसमें जो अपेंडिक्स का कि में देखा जाता है क्रिंकिंग ऑफ द अपेंडिक्स हो जाती है, ठीक है। थिकनिंग वॉल ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द लिम्फोसाइट टिश्यू, तो ये सब चीज़ें जो है एटियोलॉजी में देखी जाती हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट कैसे क्या करना होता है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन और जो होता है इन दी पेरीलुम्बिकल रीजन में देखा जाता है, ठीक है। दैट शिफ्ट फ्रॉम राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, वो शिफ्ट करता है राइट से टू दी लोअर क्वाड्रेंट, साइड ऑफ द अपेंडिक्स शिफ्ट करेगा। पेन मोस्ट इंटेंस एट मैकबर्न पॉइंट, ठीक है, मिड वे बिटवीन द एम्बिकल एंड राइट एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट्रिक स्पाइन इनटू दी राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। पेन का शिफ्टिंग देखा जा सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रोवाइसनिंग साइन, तो इसमें क्या होता है, पेन रेफर टू मैकबर्न पॉइंट ऑन दी पैल्पिटेशन ऑफ द लेफ्ट लोअर एब्डोमेन, ठीक है। बुखार आएगा आपको, ठीक है। चिली एंड ट्रैकाइडिया होगा, ठीक है। पेशेंट लाई इन साइड लाइन पोजिशन विद द राइट लेग फ्लेक्स्ड, तो साइड जो पेशेंट होता है वो वन साइड स्लिप करता है, ठीक है। एब्डोमिनल गार्डिंग विद द फ्लेक्स्ड लेग देखा जाता है। रिबाउंड टेंडरनेस एंड एब्डोमिनल रिजिडिटी देखा जाती है, ठीक है। अब डायग्नोसिस कैसी होती है, इंक्रीज हो जाता है क्या, अगर देखा जाए तो इनमें हम देखते हैं इंक्रीज ऑफ द WBC काउंट बिटवीन 11,000 to 15,000 सेल पर माइक्रोलीटर, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन कराया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, पेरिटोनाइटिस हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस हो जाती है। जनरल टर्म यूज़ किया, मेडिकल टर्म है जिसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेरिटोनल मेम्ब्रेन ड्यू टू द रैप्चर ऑफ द अपेंडिक्स, तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करना होता है वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट में अगर देखेंगे हम, अवॉइड हीट एप्लीकेशन, हीट का एप्लीकेशन अवॉइड करना। अवॉइड लैक्टेटिव एंड लेमिया बिकॉज इट कॉजेस रैप्चर ऑफ द अपेंडिक्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द पेरिस्टलियस, ठीक है। मॉनिटर करना होता है मैं साइन सिम्टम्स ऑफ द पेरिटोनाइटिस लाइक टेम्परेचर एवोल्यूशन, चिल, पल्सर, पोलर रेस्टनेस, ठीक है। प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन देखा को मॉनिटर करना होता है। एब्डोमिनल गार्डिंग को करना होता है। इस काफ़ी सारी चीज़ों को हमें साइन को मॉनिटर करना होता है। और फिर हमें एडमिनिस्टर करना होता है किस चीज़ को, एंटीबायोटिक टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक का हम इंटेक करा दें सामने वाले को, पेशेंट को, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। उसको फर्दर साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है, इंक्लूड अपेंडेक्टोमी, ठीक है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू चले जाएंगे बाय दी मैकबर्न इंसाइजन, ठीक है, एब्डोमिनल इंसाइजन एम्प्लॉय टू दी एब्डेक्टोमाई, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोवाइड राइट साइड लेइंग और लो सेमी फ्लोर पोजीशन टू प्रमोट कंफर्ट, ठीक है। उनको एडवाइस किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में सोना चाहिए। अप्लाई आइस पैक टू द एब्डोमिनल फॉर 20 to 30 मिनट टू रिलीव द पेन एंड इन्फ्लेमेशन, तो उनको आइस पैक लगा सकते हैं, ठीक है। एम्बुलेशन शुड बिगिन द डेज ऑफ द सर्जरी और द फर्स्ट पोस्टोपरेटिव डे, ठीक है, विद इन द 24 आवर ऑफ द सर्जरी, ठीक है। यूज ऑफ पेनरोज ड्रेन, ठीक है, अ ड्रेन मोड ऑफ द पीस ऑफ द रबर टबिंग इन कॉज ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द अपेंडिक्स, तो इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका जो
हर्निया, हर्निया क्या होता है वो देख लेते हैं। हर्निया इज दी एबनॉर्मल पोस्टुरेशन ऑफ द एन ऑर्गन टिश्यू और पार्ट ऑफ ऑर्गन थ्रू द स्ट्रक्चर दैट नॉर्मली कवरिंग एंड सराउंडिंग इट। तो एबनॉर्मल पोस्टुराइजेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, ठीक है। इसमें जो अगर देखेंगे तो इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो वहाँ पे जो एब्डोमिनल प्रेशर होता है, इंट्रा मतलब इन ठीक है, इंट्रा में जो उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। डिफेक्ट इन इंटीग्रिटी ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ, ठीक है, मस्कुलर वॉल में डिफेक्ट हो जाएगा। कॉन्जेटियल वीक मसल वीकनेस होने लगेगी आपको। टाइप ऑफ हर्निया भी होती हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेजर 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है पार्ट ए और बी में, और सेकेंड वाले को अभी फर्दर क्लासीफाई नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पे 4 मेजर टाइप ऑफ की हर्निया होती हैं, ठीक है। वो देख लेते हैं हम। तो जो मेजरली 4 टाइप की हर्निया होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपका इंग्युलर हर्निया आ जाएगा, जिसमें क्या होता है कि द पोस्टुरेशन ऑफ द हर्नियल सेक कंटेनिंग इंस्ट्रापेरिटोनल कंटेंट दैट इज इंस्टेंटाइन ओमिटन ओवरी एट द सुपरफिशियल इंग्यूनल रिंग, ठीक है। इस टाइप को हर्निया को इंग्यूनल हर्निया कहा जाता है, ठीक है। इंग्यूनल हर्निया अकाउंट अबाउट 80% ऑफ ऑल दी हर्निया। तो जितने मेजोरिटी ऑफ हर्निया होता है उसमें 80% इसी को ही कॉज करता है। ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो हर्निया होती है इस इंगुलर हर्निया में, हर्निया थ्रू दी इंगुलर कैनाल विथ स्पर्मेटिक कॉर्ड इनटू द स्कॉटम, ठीक है। इट इज़ मोर कॉमन इन द मेल, क्योंकि स्कॉटम जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है। अलाउ स्पेस फॉर द टेस्टिकल टू डिसेंड, ठीक है। डायरेक्ट इंगुलर हर्निया क्या होती है वो देख लेते हैं। हर्निया डायरेक्ट थ्रू वीक एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, नॉट थ्रू दी कैनाल, कैनाल के थ्रू ना होकर थ्रू दी वीक एब्डोमिनल वॉल के जैसे होता है। मोर कॉमन इन दी ओल्ड एज, बेसिकली ओल्ड एज में होता है। फीमोरल हर्निया जो होती है, हर्निया थ्रू फीमोरल रिंग, द एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ द फीमोरल कैनाल के में होती है। बेसिकली ये फीमेल्स में होता है। हाई हाई इंसाइडेंस और ऑफ इनकरसिरेशन एंड स्ट्रैंगुलेशन होता है, ठीक है। उसमें when due to pressure hernial ring blood supply cut off, this is called as incarceration और strangulation। तो जब ब्लड सप्लाई का जो स्टॉप हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर हर्निया होती है। उम्बिकल हर्निया, जो हर्निया थ्रू दी अम्बिक्यूअस, ठीक है, मोर कॉमन इन द ओबेस एंड द मल्टीपरस वुमेन। तो ये जनरली प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है, ठीक है। इंसाइशनल और वेंट्रल हर्निया, हर्निया थ्रू प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन दैट हील्ड इनइक्वालिटी ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड द माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन हो जाता है तो ये पर्टिकुलर हर्निया हो जाती है। मैनेजमेंट कैसे होता है इस पर्टिकुलर हर्निया का वो देख लेते हैं। हर्निया डेट आर नॉट स्ट्रैंगुलेटेड और इनकरिएटेड can be mechanically replaced into the abdominal cavity. This type of hernia is called as reducible hernia, ठीक है। herniostomy और hernioplasty for the strangulated and incarcerated hernia। अप्लाई आइस पैक जहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। इंसिजनल एरिया टू रिड्यूस द पेन एंड स्वेलिंग, ये 2 ही चीज़ के लिए किया जा सकता है आइस पैक का यूज़, वो पेन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को। गिव स्कॉटल सपोर्ट व्हेन पेशेंट इज स्टैंडिंग, ठीक है। तो इसको स्टॉकल सपोर्ट देना पड़ता है। एडवाइस टू अवॉइड हैवी लिफ्टिंग फॉर 5 to 6 वीक ऑफ द सर्जरी, ठीक है। तो बाकी अब जो भी पार्ट चीज़ें बच गई इस पर्टिकुलर में, वो अब सीधे आएंगे पार्ट 4 में, और उसी पूरी वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल।